गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि का। तो यदि हम अधिग्रहण की क्रियाविधि देखें तो उसकी क्रियाविधि जो है 4 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण की क्रियाविधि होगी। दूसरे चरण में मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आयनों के स्थानांतरण की क्रियाविधि होगी। तीसरे चरण में जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश होगा और चौथे चरण में जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण होगा। तो इन 4 चरणों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि मृदा जल ठोस कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों के संपर्क में रहता है। जब कण इसमें घुल जाते हैं तो मृदा विलयन कहलाता है। जिस मृदा में आयन उपयुक्त मात्रा में होते हैं वह मृदा उपजाऊ मृदा कहलाती है। या आप जानते हैं कि जिस मृदा के अंदर, जिस भूमि के अंदर या क्या जिस खेत के अंदर जितने अधिक आयन, जिसे हम पोषक तत्व भी कहते हैं, जितने अधिक मात्रा में प्रेजेंट होंगे उतनी अधिक मृदा उपजाऊ होगी। और जितनी अधिक उपजाऊ मृदा होती है, यदि उसी मृदा में के अंदर फसल की बुआई करवाई जाए, फसल का उत्पादन किया जाए तो फसल की जो अच्छी उपज प्राप्त होती है। नंबर 2 है मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण। ये क्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में जड़ अवरोधन। इसमें जड़ मृदा में प्रवेश करके मृदा कोलॉइड के संपर्क में आती है। दूसरा है संहति प्रवाह। कुछ पोषक तत्व मृदा जल सहित जड़ों की ओर गति करते हैं जिसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की गति को हम संहति प्रवाह कहते हैं। यानी कि पोषक तत्वों का जल सहित पौधों की जड़ों की ओर गति करना, जिससे पौधे उस पूर्ण पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का जल के साथ पौधों की जड़ों की ओर गति करना ही संहति प्रवाह कहलाता है। नंबर सी है विसरण। पादप द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण से जड़ों के नज़दीक आयनों की सांद्रता कम होने पर मृदा विलयन से जड़ों व आयनों का विसरण होता है। नंबर 3 है जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश। आयनों का जड़ों में प्रवेश 2 क्रियाविधियों द्वारा होता है। पहली है निष्क्रिय और दूसरी है सक्रिय। तो पहले बात करते हैं नंबर 1, निष्क्रिय अवशोषण। इसमें क्या होता है कि निष्क्रिय अवशोषण में उपापचय क्रिया की आवश्यकता होती है। यानी उपापचय ऊर्जा कह सकते हैं, उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जड़ों के सेलुलोज तंतु स्पंज की तरह कार्य करने से लगातार विलयन का विसरण होता है। निष्क्रिय अवशोषण में मृदा विलयन से स्वतंत्र स्थान में आयनों का विसरण होगा। नंबर 2 है सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अवशोषण के लिए जड़ कोष द्वारा ऊर्जा खर्च होती है। नंबर 4 है जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। जड़ों द्वारा अवशोषण के पश्चात आयन जाइलम वाहिका, जाइलम एक टिश्यू होता है जो पौधों की जड़ों के अंदर प्रेजेंट होता है, जो पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण अवशोषित किए गए जल और आयनों को पादप के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम आयन जो है जाइलम वाहिका में चले जाते हैं।
जहाँ से उसका स्थानांतरण जो है तने तथा पत्तियों में जल के साथ होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। तो निम्न कारक हैं जो प्लांट्स के पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। पहला है मृदा पीएच। इसमें क्या होता है कि अधिकांश पोषक तत्व जो हैं 6.5 से 7.5 पीएच पर आसानी से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद है पैतृक पदार्थ। मृदा का निर्माण पैतृक पदार्थ से होता है। ये हम जानते हैं कि मृदा चट्टानों से बनती है, चट्टान खनिजों से बनते हैं। तो हमें ये देखना है कि मृदा जो बनी वो चट्टान से बनी। चट्टान कैसी थी? जिस चट्टान से मृदा का निर्माण हुआ वो चट्टान कैसी थी? अम्लीय थी या क्षारीय थी? यदि चट्टान क्षारीय थी तो मृदा भी क्षारीय होगी। यदि चट्टान अम्लीय थी उससे बनी हुई मृदा भी अम्लीय होगी। तो कहना अर्थ है कि मृदा का निर्माण पैतृक पदार्थों से होता है। यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उससे बनने वाली जो मृदाओं में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भी अधिक होगी। सीधा अर्थ, यदि चट्टान के अंदर पोषक तत्व अधिक हैं तो उससे बनने वाली मृदा भी के अंदर भी पोषक तत्व अधिक होंगे। यदि उसके अंदर पोषक तत्व की मात्रा कम है तो उससे बनने वाली जो मृदा है उसके अंदर भी पोषक तत्व की मात्रा कम होगी। और मृदा का अम्लीय क्षारीय होना भी लगभग पैतृक पदार्थों पर निर्भर करता है। इसके बाद है मृदा आयु। पुरानी मृदाएं होती हैं, पुरानी मृदाओं में अपक्षय लगातार होता है। अपक्षय लगातार होने से या फसलों के लगातार उगाने के कारण उनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। जबकि नई प्रकार की मृदाओं में, नवनिर्मित मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। नंबर 4 जलवायु। जलवायु भी पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लगातार अपक्षालन द्वारा घुलनशील जो पोषक तत्व हैं वो मृदा पोषक तत्व वो जल के साथ घुलकर मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह पर पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद है नंबर 5 मृदा सूक्ष्मजीव। मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीव जैसे कह सकते हैं शैवाल, जीवाणु बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जिस मृदा में सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं उस मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर हुमस का निर्माण किया जाता है, जिससे निर्माण के अलावा भी वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य भी करते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। जिन मृदाओं में सूक्ष्मजीव कम क्रियाशील होते हैं उन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा भी कम हो जाती है। तो जहाँ तक कह सकते हैं कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो सूक्ष्म जीवों पर भी निर्भर करती है कि मृदा के अंदर जितने अधिक सूक्ष्म जीव होंगे, जितने अधिक सूक्ष्मजीव क्रियाशील होंगे, उतनी अधिक मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। इसलिए मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद एक कार्बनिक पदार्थ। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। और जितने अधिक पोषक तत्व मृदा में उपस्थित होंगे और उतनी आसानी से वो पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होंगे और उतनी ही फसल का उत्पादन और उपज बढ़ती है। इसके बाद जल क्रांति। मृदा में अधिक समय तक पानी भरे रहने से जल विकास ठीक से नहीं हो पाता, तब मृदा में वायु की कमी हो जाती है, जिस कारण नाइट्रोजन पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। तो मृदा के अंदर यदि लंबे समय तक पानी भरा रहे, जल भरा रहे, तो वो पोषक तत्वों की या मृदा की जो संरचना है उसको ख़राब करता है। इसलिए मृदा के अंदर लंबे समय तक पानी नहीं रखना चाहिए। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मृदा के अंदर पानी लंबे समय तक ना भरा रहे। जब तक पानी लंबे समय तक नहीं भरा होगा तो पौधों के अंदर वायु का जो आदान प्रदान है मृदा के अंदर सही प्रकार से होगा, जिससे पोषक तत्वों की मात्रा जो है सही प्रकार से बनी रहेगी।
इसके बाद है फसल प्रणाली। किसी मृदा में लगातार एक ही फसल बोने से निश्चित पोषक तत्वों के अवशोषण से पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। यानी कि हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। लगातार एक ही फसल को एक ही मृदा में नहीं उगाना चाहिए, हमें फसल चक्र अपनाकर जो है कार्य करना चाहिए। इसके बाद स्थलाकृति। मृदा की स्थलाकृति भी पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का क्षरण अधिक होता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। यानी कि ढालू जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो पानी का जो बहाव है वो मृदा के ऊपरी सतह पर स्थित पोषक तत्वों को अपने साथ बहाकर वहाँ से दूर चला जाता है, जिससे उस मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है क्रांतिक स्तर। मृदा व पौधों में पोषक तत्व का वह स्तर जिसमें पादप एवं मृदा विश्लेषण से प्राप्त पोषक तत्वों का मान यदि कम होता है तो पोषक तत्वों की मृदा में कमी हो जाती है। मैं पुनः इस चीज़ को एक बार रिपीट करता हूँ कि क्रांति स्तर होता क्या है, इसको ध्यान समझना है आपको कि मृदा व पौधों में पोषक तत्व का वह स्तर है जिसमें पादप एवं मृदा विश्लेषण से प्राप्त पोषक तत्वों का मान यदि कम होता है तो पोषक तत्वों की मृदा में कमी हो जाती है। यानी कि मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा में कमी होना ही क्रांतिक स्तर कहलाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम कुछ नया पढ़ाएंगे, कुछ नया आप तक भेजेंगे। तब तक धन्यवाद।